उसकी सनम, उसकी जिद और उसका गुरूर। नाजीवाद के इस कुख्यात नायक को ना सुनने की आदत नहीं थी। हारने से बेहतर था उसके लिए मर जाना। 30 अप्रैल 1945 की शाम हिटलर यही करने जा रहा था। तब रूस, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं पूरे बर्लिन को घेर चुकी थी, लेकिन जमीन के 10 मीटर नीचे बने एक गुप्त बंकर से जंग की कमान संभाल रहे हिटलर को यकीन नहीं था कि वो हारने जा रहा है। पूरी दुनिया को फतेह कर आर्य जाति का राज करने का ख्वाब चकनाचूर होने जा रहा है। इसका एहसास उसे तब हुआ जब 26 अप्रैल को उसके जनरलों ने जंग के मोर्चे से अपनी रिपोर्ट भेजी। वो हिटलर अब तक हार का अंदेशा तक जताने वाले जनरलों को डरपोक और गद्दार कहकर सजा देता था, लेकिन 26 अप्रैल की उस रिपोर्ट के बाद हिटलर ने तय कर लिया कि अगर मरना ही है तो वो अपना नामो निशान भी खुद मिटा जाएगा। खुद को गोली मारकर अपनी लाश तक जला डालने का इरादा कर चुका था हिटलर। वो चाहता तो सरेंडर कर जर्मनी को बचा सकता था, लेकिन उसे खूब अंदाजा था उसकी जिद पर जंग में बर्बाद जर्मनी की जनता उसके साथ क्या सुलूक करेगी। उसने देखा था तानाशाह मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका का क्या हश्र किया था इटली की जनता ने। उस खौफनाक अंजाम से बेहतर हिटलर को अपनी मौत लग रही थी। हिटलर का वश चलता तो अपनी खुदकुशी के साथ पूरी जर्मन फौज को पीछे हटने की बजाय सुसाइड करने का फरमान जारी कर देता। आखिरी दिनों में हिटलर ने जो किया वो सेना के लिए सुसाइड से कम नहीं था। बर्लिन के बाहर मोर्चा संभालते 2 लाख सैनिकों को ये जानते हुए भी पीछे हटने का आदेश नहीं दिया कि उनके मारे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक मोर्चे पर तो 27,000 सैनिकों को इसलिए गोली से भुनवा दिया क्योंकि उन्होंने तूफान की ताकत से बर्लिन की तरफ बढ़ रहे रूसी सैनिकों से भिड़ने से बेहतर मोर्चा बदलना समझा। लेकिन उनके पीछे खड़ी हिटलर के गार्ड्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। अपनी मौत के साथ हिटलर उस जर्मनी को भी मटियामेट कर देना चाहता था जिसे 12 साल के राज में उसी ने आबाद किया था। अगर हिटलर का वो गुप्त फरमान जारी हो जाता तो जर्मनी 2000 साल पीछे चला जाता। रूसी और अमेरिकी फौजों से जर्मनी को घिरता देख हिटलर चाहता था कि देश के सारे कल कारखाने, हवाई जहाज, रेलवे और बिजली पानी सप्लाई सेंटर के साथ तमाम औद्योगिक ढांचे बम से उड़ा दिए जाएं। लेकिन हिटलर का वो खतरनाक प्लान कामयाब नहीं हुआ। आखिरी दिनों में गोयरिंग और हिमलर जैसे भरोसेमंद मंत्री साथ छोड़ चुके थे। बंकर में बैठा 56 साल का हिटलर विश्वासघात की आग में सुलग रहा था। अप्रैल की पूरी रात बंकर में सो नहीं पाया हिटलर। बर्लिन में आधमकी रूसी फौज के हर धमाके पर बिस्तर से उठ जाता और जोर जोर से चिल्लाकर गालियां बकने लगता। हिटलर के इस गुस्से की गाज उसके एक जनरल पर गिरनी थी जिसे उसने तड़के ही बंकर में तलब किया था। वो जनरल था 15 साल से उसकी प्रेमिका इवा ब्राउन का बहनोई SS फेगेलेन। हिटलर को शक था फेगेलेन भी शांति समझौते की बात करने वाले विश्वासघातियों के पक्ष में है। हिटलर की नजर में इस गुनाह की सजा मौत थी। बंकर में फेगेलेन के आते ही हिटलर ने उसे गोली मारने का हुक्म सुना दिया। हिटलर के सामने ही फेगेलेन को गोली मार दी गई। राष्ट्रीय गौरव के नाम पर जर्मनी के आखिरी जवान तक को जंग की आग में झोंक देना चाहता था हिटलर। उस तानाशाह का अहोभाग्य ऐसा कि उसके झूठे दम को सच करने के लिए लाखों जवान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। 1945 के अप्रैल महीने में जब बर्लिन की पूरी सैनिक नाकेबंदी बिखर गई, तब हिटलर युवक मंडल के हजारों नौजवान रूसी सेना के मुकाबले में उतर गए। तो बंदूकों के सामने छोटी मोटी पिस्तौल से मुकाबला करते जर्मन नौजवानों को देख रूसी सेना भी दंग रह जाती। इनमें 50,000 से ज्यादा लड़ाके 12 से 17 साल की उम्र के थे। वो बच्चे रूसी सेना के हाथों बेमौत मारे गए, लेकिन हिटलर का दिल नहीं पसीजा। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन इसलिए हारा क्योंकि जर्मन जनरल मेरी महानता के साथ कदम ताल नहीं मिला सके। मौत से पहले जर्मनी के नाम अपने आखिरी संदेश में यही लिखवा रहा था हिटलर।
उसकी जिद पूरी करने के लिए जर्मनी के 10 लाख सैनिकों समेत 60 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन अपने घमंड में चूर वो तानाशाह अब भी हार की वजह जवानों की बुज़दिली करार दे रहा था। वो शख्स बर्बाद होकर भी बिल्कुल नहीं बदला था, बल्कि बंकर में बैठा हिटलर तो अपनी मौत के बाद जर्मनी को चलाने के लिए नई सरकार बना रहा था। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी मौत के बाद भी जर्मनी उसी के उसूलों पर चलता रहे। हम जर्मन आर्य हैं। आर्य सभी जातियों में श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। सिर से पांव तक फौजी लिबास, बाजू पर सुर्ख लाल रंग का स्वास्तिक और चेहरे पर मुस्कुराता दुनिया की सबसे बेहतर नस्ल का नेता होने का घमंड। खुद को आर्यवंश का वारिस बताता था जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर। वो आर्य जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना बसेरा बनाया था। हिटलर खुद को उन्हीं आर्यों का खून मानता था। हिटलर की फौज का वो कुख्यात निशान आर्य सभ्यता के एक प्रतीक स्वास्तिक से प्रेरित है। हिटलर ने जर्मनी पर राज किया तो उसकी तकदीर बदल दी। जंग में बर्बाद जर्मनी की तस्वीर सिर्फ 3 साल में रोशन कर दी। तब हिटलर में जर्मनी को अपना भविष्य दिखता था। वो जब दायां हाथ सीने के ऊपर उठाता तो जैसे पूरी जर्मनी उसकी लय में आ जाती। उसके एक इशारे पर लाखों जवान जान देने को तैयार होते। अपने जवानों को सिर्फ एक कसम दिलाता था हिटलर, पूरी उम्र वफादार रहने की कसम। लेकिन खुद हिटलर कभी कोई वादा नहीं करता था। वो कहता झूठ बोलना या किसी को धोखा देना नहीं चाहता। दुनिया भर में जर्मन राष्ट्र के वर्चस्व का ख्वाब देखने वाला हिटलर खुद जर्मनी का नहीं था। 20 अप्रैल 1879 को जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था हिटलर। हालांकि 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती हो चुका था और 4 साल की जंग के दौरान उसने जर्मनी की जीत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। एक बार तो उसने अकेले ही 15 सैनिकों को बंधक बना लिया था। हिटलर को ऐसी बहादुरी के लिए कई मेडल भी मिले थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना की जिस यूनिट में भर्ती हुआ था हिटलर, उसमें कुल 3500 सैनिक थे। लेकिन जंग खत्म होते होते उसके ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे। लेकिन हिटलर जैसे मौत नाम की कोई चीज जानता ही नहीं था। वो था सेना का एक मामूली सिपाही, लेकिन मोर्चे पर उसके डटे रहने का जज्बा देख जर्मन सेना ने उसे 1917 में लांस कॉर्पोरल बना दिया। इसी ओहदे पर रहते हुए हिटलर को आयरन क्रॉस जैसे ब्रेवरी मेडल से नवाजा गया था। लेकिन जंग के बाद सियासत के मैदान में उतरने का खतरा यह था कि उसे ऑस्ट्रियन कहकर फौरन ही नकार दिया जाता। जर्मन फौज में नौकरी ने जैसे 25 साल के हिटलर को मकसद दे दिया। 4 साल की जंग में उसने सेना के जवानों में जोश तो खूब देखा, लेकिन आला कमान के फैसले कई बार उसे कमजोर और बेवकूफी भरे लगे। हालांकि जर्मन सेना ने पहले विश्व युद्ध के बाद भी उसे नौकरी में बहाल रखा, लेकिन जंग में हार के बाद जैसे हिटलर का मकसद बदल चुका था। हिटलर जिस वक्त जर्मनी के वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ तब उसके सिर्फ 11 मेंबर थे, लेकिन ताला बनाने वाले जिस कारीगर एक्टन ड्रैक्सलर ने वर्कर्स पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा था वो हिटलर को झकझोर गया। उस मैनिफेस्टो में हिटलर को जैसे जर्मनी की कायापलट का फॉर्मूला मिल गया। वर्कर्स पार्टी की पहली सभा में जब मंच पर भाषण देने पहुंचा हिटलर तो वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे लोगों के सामने अपनी बात कहने में घबराहट होती थी। बियर हॉल की उस सभा में जमा 100-125 लोगों के सामने मंच पर जाते ही उसका मुंह सूखने लगा। लेकिन 2 मिनट बाद ही हिटलर ने जिस तरह खुद को संभाला वो दंग कर देने वाला था। हिटलर आम बोलचाल की भाषा में 1 घंटे तक बोलता रहा। उसे हैरानी हो रही थी कि लोग उसकी बातों पर तालियां बजा रहे हैं। हिटलर ने महसूस किया हार के बाद बौखलाया देश आज भी अपने सुनहरे अतीत पर गर्व करता है। उसे हासिल करने के लिए जान भी लुटा सकते हैं जर्मनी के जवान। पहली सभा में लोगों के सामने कांपने वाला हिटलर वर्कर्स पार्टी का मुख्य वक्ता बन गया। अब उसकी सभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ता। पोस्टरों और अखबारों में इश्तिहार से प्रचार के साथ हिटलर ने पार्टी के लिए पैसा जुटाने का भी अनूठा तरीका निकाला। वर्कर्स पार्टी का सदस्य बनने की एवज में उसने मासिक फीस तय कर दी। 1 साल के भीतर ही वर्कर्स पार्टी के सदस्यों की संख्या 1 लाख छूने लगी। जुलाई 1921 में उसने वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया और खुद इसका सर्वेसर्वा बन गया।
8वीं तक पढ़ा लिखा हिटलर कोई किताब भी लिख सकता है, ये बहुतों के लिए मानने वाली बात नहीं थी। लेकिन हिटलर का मकसद था अपने विरोधियों को ये दिखाना कि जितना अच्छा वो बोलता है उतना ही अच्छा लिख भी सकता है। करीब 400 पेज की अपनी संघर्ष कथा हिटलर ने अपने 2 साथियों को बोलकर लिखवाई। इस दौरान हिटलर चहलकदमी करता और जर्मन डिक्शनरी से चुन चुनकर मुश्किल शब्दों में अपनी कहानी बयां करता। हिटलर के दोनों साथी उसे अधपगले की तरह घूर रहे थे जब उसने कहा, सत्ता में आते ही वो जर्मनी की हार और अपमान का बदला लेगा। जर्मनी क्या, पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई दूसरा नेता पैदा नहीं होगा। अपनी शख्सियत को लेकर हिटलर के इस बयान का मतलब दुनिया चाहे जो निकाले, एक डिक्टेटर का दम्भ या फिर अपनी तानाशाही शख्सियत का सख्त एहसास। हिटलर की जुबान में ये ऐसा सच है जिससे नफरत की जा सकती है लेकिन अनदेखा नहीं। वो हिटलर एक सिपाही से सैनिक तानाशाह तक के सफर में सनक की हद पार कर गया। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, हिटलर को हार कतई कबूल नहीं था। जर्मन साम्राज्य की हार का जिम्मेदार यहूदियों और कम्युनिस्टों को मानता था हिटलर। नाजी प्रचार तंत्र ने ये बात हर जर्मन के दिल में बैठा दी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मन की हार यहूदियों के कल छपट की वजह से हुई थी। अपनी जीवनी माइन कैंप में ऐसे तमाम ऐतिहासिक उदाहरण गिनाए हैं हिटलर ने जब यहूदी समुदाय ने जर्मनी का साथ नहीं दिया। वही हिटलर 30 के दशक में जर्मनी का चांसलर बनकर यहूदियों से बदला लेने को बेताब था। उसका प्लान था धरती से यहूदी जाति का नामो निशान मिटा देना। जर्मनी पर 1000 साल राज करेगी नाजी पार्टी। हिटलर 30 जनवरी 1933 को चांसलर बनने के बाद लाखों पोस्टकार्ड पर यह बयान लिखवाकर बंटवा दिया हिटलर ने। हालांकि तब उसकी साझा सरकार में नाजी पार्टी के 3 ही मंत्री थे, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। नाजी पार्टी के 20 लाख हथियारबंद वॉलंटियर्स पूरी जर्मनी में अपना दबदबा बना चुके थे। इनके दम पर हिटलर ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के हजारों किताबें जला दी। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर्स और किताबें भी शामिल थी। हिटलर कहता था, आग की लपटों में जर्मनी की नई सभ्यता का जन्म हो रहा है। हिटलर के अत्याचारों से तंग अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी जन्मभूमि जर्मनी को छोड़ अमेरिका में बसने का फैसला कर चुके थे। आइंस्टाइन यहूदी थे और यही उनका देश छोड़ने की वजह बन गया। हिटलरी कानूनों ने जर्मनी में यहूदियों का रहना मुश्किल कर दिया। हिटलर के खुफिया सिपाही यहूदियों का सरेआम कत्ल कर रहे थे, झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में बंद कर रहे थे। कानूनी तौर पर कोई यहूदी न नौकरी कर सकता था और न ही किसी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हो सकता था। हिटलर की हिट लिस्ट में जर्मनी के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आइंस्टाइन जैसे बुद्धिजीवी भी थे, जिनकी हत्या के लिए गुप्त इनाम तक घोषित कर दिया गया था। हिटलर के राज में यहूदियों पर जुल्म की दास्तान आज भी दिल दहला देती है। यहूदियों की पहचान के लिए हिटलर ने उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी करा दिया था। उसकी खुफिया पुलिस इसी का फायदा उठाकर यहूदी घरों पर हमला बोलती और पूरे परिवार समेत उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाता। इनमें से हजारों लोगों को गोली मारकर जंगलों में फेंक दिया गया। लेकिन नाजियों का खौफ इतना कि अखबारों में इसकी खबर तक नहीं छपती। हिटलर के आदेश पर यहूदियों के लिए अलग से जेल बनवाए गए थे, जो आगे चलकर कंसंट्रेशन कैंप के नाम से कुख्यात हुए। जैसे जैसे हिटलर का शासन जर्मनी पर पुख्ता होता गया, कंसंट्रेशन कैंप में जुल्म की भी इंतहा होती गई। जेल में डालने से पहले जबरन उनके बाल उतरवा लिए जाते, जेवरात और सोने के दांत उखड़वा लिए जाते, यहाँ तक कि मोटे लोगों का ऑपरेशन कर चर्बी तक निकलवा ली जाती। फिर उनसे भूखे पेट काम कराया जाता और थक कर गिरने पर कोड़े बरसाए जाते। जीते जी कंकाल बन चुके उन कैदियों की वो तस्वीरें आज भी विचलित कर देती हैं। ये सिलसिला 12 साल तक चलता, लेकिन हिटलर के जीते जी उनकी चीख तक बाहर नहीं निकली। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में सबसे क्रूर जगह थी गैस चेंबर, जिसमें यहूदियों को बंद कर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। मौत की इस भट्टी में सैकड़ों यहूदियों का दम घुटता और शीशाबंद खिड़कियों से हिटलर के सिपाही उनकी जान पर बियर पिलाने की शर्त लगा दे। कोई सिपाही कहता फला यहूदी 10 सेकंड में मर जाएगा, तो कोई कहता 15 सेकंड में। गैस चेंबर्स के जरिए हिटलर की सनक ये जानना चाहती थी कि इंसान के बर्दाश्त करने की हद कितनी है। आखिर 20 से 25 सेकंड में पूरा का पूरा चेंबर लाशों के कंकाल से पट जाता। यहूदियों के खिलाफ हिटलर के मन में इतनी नफरत तब बैठी जब 20 साल की उम्र में वो पेंटर बनने का ख्वाब पूरा करने ऑस्ट्रिया गया।
यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले वियना शहर में पढ़ाई का ख्वाब हिटलर होश संभालने के बाद से ही देख रहा था, लेकिन 1909 तक जर्मन और यहूदियों के बीच वर्चस्व को लेकर तनातनी शुरू हो चुकी थी। हालांकि वियना में यहूदी जर्मन लोगों की तादाद 1/4 ही थी, लेकिन तमाम असरदार ओहदों पर कब्जा उन्हीं का था। इसे लेकर यहूदियों में आक्रोश बढ़ रहा था। वियना की फाइन आर्ट्स एकेडमी ने हिटलर की टेस्ट पेंटिंग को घटिया करार दिया। हिटलर को लगा अपने पिता से लगाई पेंटर बनकर नाम कमाने की बाजी हार गया है। पेंटर बनने का सपना टूटने के बाद मायूस हिटलर ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वियना की आर्किटेक्ट एकेडमी ने भी उसे एडमिशन नहीं दिया। युवा हिटलर के मन में ये बात बैठ गई कि उसे यहूदी बहुल वियना में जर्मन नस्ल का होने की सजा मिल रही है। हिटलर वियना में जर्मन प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया। 3 साल तक वो वियना की सड़कों पर भटकता रहा। कई रात उसे भूखे सोकर गुजारनी पड़ी। इस दौरान वो कुछ पेंटिंग्स बनाकर गुजर बसर करता रहा। हिटलर को यह कतई पसंद नहीं था कि उसे नकार दिया जाए। अपनी आत्मकथा मीन कैंफ में लिखा भी है, अगर वियना की फाइन आर्ट्स एकेडमी ने उसे नकारा नहीं होता तो वो कोई मशहूर पेंटर होता। 1913 तक अनपढ़ और आवारा किस्म के हिटलर को पता नहीं था कि उसे जिंदगी में आगे करना क्या है। उस वक्त हिटलर को एक ही बात खटकती थी, यहूदियों का ऐशो आराम। यहूदी समाज में उसे प्यार करने की भी इजाजत नहीं थी। 1936 के ओलंपिक गेम्स को नए युग का पहला ओलंपिक कहकर दुनिया को हैरान कर दिया था हिटलर ने। उस साल जर्मनी जैसे पूरी दुनिया को ललकारने उतरा था। सबको पछाड़कर जर्मन खिलाड़ी मेडल पर मेडल जीत रहे थे। जर्मनी में जिद्दो जोश की लहर ही ऐसी जगाई थी हिटलर ने। खिलाड़ियों को उसने धमकाने वाले अंदाज में कहा था, मुझे मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए। जर्मनी के जवानों ने किया भी ऐसा ही। 79 मेडल जीतकर अमेरिका जैसे अजय देश को भी पछाड़ दिया। हिटलर को खुद खेलों से खास लगाव नहीं था। उसे तो कसरत करना या दौड़ लगाना भी तकलीफ दे लगता था। उसके तानाशाही मिजाज को पसंद आता था हॉकी। हालांकि बर्लिन ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में उसका देश जर्मनी भारत से हार गया, लेकिन हिटलर उस खिलाड़ी का मुरीद हो गया जिसने अकेले ही जर्मनी के छक्के छुड़ा दिए। वो खिलाड़ी थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। जर्मनी पर 8 गोल से जीत के उस हीरो को हिटलर ने जर्मनी की नागरिकता का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उसे ठुकरा दिया। राष्ट्र प्रेम की ऐसी मिसाल देख दंग था हिटलर। हिटलर को खेलों में भी खतरा देखने का शौक था, इसलिए वो अक्सर सर्कस देखने चला जाता था। रस्सियों पर चलती लड़कियां और शेरों से लड़ाई हिटलर को खूब भाती थी। सर्कस के बारे में वो कहता भी था, खतरों के बीच जूझते लोगों को देखना मुझे सुकून देता है। क्रिकेट को तो महिलाओं का खेल कहता था हिटलर। जिंदगी में एक ही बार क्रिकेट खेली थी हिटलर ने। वो ब्रिटेन के कुछ पूर्व युद्धबंदी अफसरों के साथ एक दोस्ताना मैच था जिसमें हिटलर हार गया। वो हार नफरत में ऐसी बदली कि उसने नाजियों के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी। पहले विश्व युद्ध में हार का बदला और ग्रेटर जर्मनी का ख्वाब पूरा करने के लिए हिटलर को ताकत की जरूरत थी। वो ताकत उसने एनेबलिंग एक्ट नाम का काला कानून बनाकर हासिल की थी। इसकी प्रस्तावना में हिटलर ने कहा था, जर्मन राष्ट्र की भलाई के लिए मैं और मेरी पार्टी कुछ समय के लिए विशेष अधिकार की मांग करती है। मैं भरोसा देता हूं इस अधिकार का इस्तेमाल बेहद जरूरी होने पर ही किया जाएगा। 1934 में एनेबलिंग एक्ट लागू होने के बाद संसद भंग हो गई। हिटलर से सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं था। हर राज्य में नाजी सरकारें बन गई। पूरी जर्मनी की ताकत हिटलर के एक इशारे में सिमट गई। ताकत बांटने के सवाल पर हिटलर ने कैप्टन रोहेम जैसे भरोसेमंद सेनापति को भी नहीं बख्शा। रोहेम चाहता था नाजी पार्टी के 20 लाख बंदूकधारी वॉलंटियर्स को जर्मन आर्मी में शामिल कर लिया जाए और उसे रक्षा मंत्री बना लिया जाए, लेकिन हिटलर ऐसा कर सेना पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहता था। उसने रोहेम को नाजी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाकर मनाने की कोशिश की, लेकिन रोहेम के बगावती सुर नरम नहीं पड़े। उसके सुर में सुर मिलाते नाजी वॉलंटियर्स खून खराबे पर उतर आए। तब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने जर्मनी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की धमकी दी। हिटलर ने तय कर लिया, रोहेम को रास्ते से हटाना ही होगा। जर्मनी का चांसलर बनने के बाद हिटलर इटली के तानाशाह मुसोलिनी से दोस्ती कर अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अपने देश में एक जिद्दी साथी की वजह से कुर्सी खतरे में थी।
इससे बौखलाया हिटलर एक दिन तड़के रोहेम के घर पहुंच गया। हिटलर ने गरजते हुए कहा, या तो तुम सुसाइड कर लो या फिर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रोहेम जब नहीं माना तो हिटलर ने पिस्तौल की पूरी गोलियां उसके सीने में उतार दी। रोहेम के बाद उसके 150 साथियों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी गई। ऐसा कर हिटलर ने राष्ट्रपति के साथ जर्मन सेना का दिल भी जीत लिया। जर्मन सेना का भरोसा जीतकर हिटलर चांसलर के साथ राष्ट्रपति बनने में भी कामयाब रहा। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने बड़ी चालाकी से चांसलर और राष्ट्रपति के ओहदों को एक कर दिया। हिटलर ने इसे राष्ट्रपति की आखिरी इच्छा करार दिया था, लेकिन सच ये था कि राष्ट्रपति हिंडनबर्ग अपनी वसीयत में हिटलर को गद्दी छोड़ने की बात कह गए थे। वो वसीयत हिटलर ने कभी सार्वजनिक नहीं की, बल्कि उसका वो हिस्सा प्रचारित किया जिसमें उसकी तारीफ थी। हिटलर ने अपने लिए नया ओहदा गढ़ लिया था, फ्यूरर, जिसकी मुट्ठी में पूरा देश बंद था। सियासी कूटनीतियों से अलग हिटलर 3 साल में ही जर्मनी का मसीहा बनकर उभरा। पूरी जर्मनी में कारखानों का अंबार लग गया। कपड़ा, तेल, रबर और जूट जैसी चीजें जो विदेशों से आती थी वो देश में ही बनने लगी। हिटलर ने सभी 60 लाख बेरोजगारों को काम दिलाने का बंदोबस्त किया। घंटे के हिसाब से पेमेंट देने के कानून पर हालांकि हिटलर की आलोचना हुई, लेकिन उसने हर मजदूर की नौकरी सुरक्षित कर दी थी। लेकिन इन सब के लिए हिटलर पैसे कहां से लाता था, ये राज बहुत बाद में खुला। हिटलर के आदेश पर सेंट्रल बैंक का चीफ नकली नोट छापता था। इसे मेफो नोट कहा जाता था। हिटलर के आदेश पर छपे 120 करोड़ के मेफो नोट से जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमराने का खतरा था, लेकिन हिटलर इन पैसों से अपनी फौज को मुस्तैद करता रहा। वॉर्सो समझौते के मुताबिक जर्मनी 1 लाख से ज्यादा की सेना नहीं रख सकता था, लेकिन हिटलर ने अलग अलग नाम से टुकड़ियां बनाकर 7 लाख सैनिकों की फौज तैयार कर ली। इसकी भनक दुनिया को इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसने कानून बनाकर फौज से जुड़ी किसी भी खबर को छापने पर पाबंदी लगा दी थी। अगर मेरे पड़ोसी देश निरस्त्रीकरण के लिए तैयार हो तो जर्मनी अपनी तमाम आर्म्स फैक्ट्री में आग लगा देगा। हिटलर ने यही कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बयान के जवाब में। हिटलर का यह झांसा इतना कारगर रहा कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश माइन कैंप में लिखी वो बात भूल गए। पेरिस से लेकर मॉस्को तक जर्मन वर्चस्व तभी कायम होगा जब फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पोलैंड को कुचल दिया जाएगा। जर्मनी का चांसलर बनने के 5 साल बाद ही हिटलर ने वही किया। 12 मार्च 1938 को जब जर्मन सेना ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया तो उसकी फौजी ताकत देख दुनिया दंग थी। टैंकों और हवाई जहाज से लैस हिटलर की सेना ने 2 दिन में ही ऑस्ट्रिया को रौंद दिया। हिटलर के हाथों ऑस्ट्रिया का हश्र देख चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति हाचा ने घुटने टेक दिए। हिटलर पहले वो हिस्सा ही लेना चाहता था जहां जर्मन आबादी ज्यादा थी, लेकिन उसने सेना को पूरा चेक गणराज्य अपने कब्जे में लेने का फरमान सुना दिया। चेक आर्मी हिटलर का सामना नहीं कर सकी। अगस्त 1939 में सेना के साथ एक गुप्त बैठक में हिटलर ने ऐलान कर दिया, पोलैंड पर हमला करने वाला हर जवान टैंक के अलावा मोटर बाइक, ट्रकों और जीप पर सवार होंगे। अब तक दुनिया की किसी जंग में ऐसी हमलावर सेना नहीं देखी गई थी। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमले के साथ दूसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज गया, लेकिन हिटलर को इसकी परवाह नहीं थी। इसकी एक वजह तो थी जर्मन फौज, जो एयरफोर्स और नेवी के मोर्चे पर फ्रांस और ब्रिटेन को टक्कर देने की ताकत रखती थी। दूसरी वजह थी पोलैंड पर हमले से पहले रूस जैसे ताकतवर देश से समझौता। जीत के बाद पोलैंड का कुछ हिस्सा रूस को देने का वादा कर हिटलर रूसी राष्ट्रपति स्टालिन का मुंह बंद कर चुका था। हालांकि पोलैंड पर हमले के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन 17 सितंबर तक पोलैंड को बचाने कोई नहीं आया। 15 लाख सैनिकों के साथ हिटलर ने पोलैंड भी जीत लिया। जर्मनी को एक और विश्व युद्ध में घिरता देख सेना के कई जनरल हिटलर के खिलाफ बगावत पर उतर आए। पोलैंड पर कामयाब हमले का हीरो जनरल हैमरस्टीन ने तो हिटलर को बंदी बनाने का प्लान कर लिया था। उसने बड़ी चालाकी से हिटलर को पोलैंड में विजय मार्च के लिए बुलाया था, लेकिन हिटलर के खुफिया दस्ते ने इसकी भनक पहले ही दे दी। साजिश के आरोप में हैमरस्टीन को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन सेना के बागी जनरलों का दूसरा प्लान भी तैयार था। यह प्लान था 8 नवंबर की एक सभा में हिटलर को बम से उड़ाने का, लेकिन इस बार भी खतरे की खुफिया भनक हिटलर तक पहुंच गई। वो सभा में आया, लेकिन मंच के नीचे छिपाए गए टाइम बम के फटने से पहले ही चला गया।
उस हमले में 7 लोग मारे गए, लेकिन हिटलर बच गया। 23 नवंबर 1939 को हिटलर ने खुद को आर्मी चीफ घोषित कर दिया। अब हिटलर के किसी फैसले पर कोई भी जनरल सवाल नहीं उठा सकता था। 3 देशों को जीतकर ग्रेटर जर्मनी बनाने के बाद हिटलर ने रातों रात अपनी नौसेना को मोर्चे पर उतार दिया। हिटलर के निशाने पर थे नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे देश। हिटलर ने अपनी नौसेना को ब्रिटेन का झंडा लहराते हुए रवाना किया ताकि किसी को जर्मन फौज की आहट न लगे। सुबह होते होते पूरे बाल्टिक सागर में फैल चुकी थी जर्मन नेवी। जब तक ब्रिटिश फौज पहुंचती तब तक 3 और देशों पर नाजी झंडा लहरा रहा था। मई 1940 में हॉलैंड और बेल्जियम पर हमले के दौरान तो हिटलर सेना की ताकत देखकर ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेना के होश उड़ गए। उनके मुकाबले जर्मन फौज के पास 3 गुना टैंक और बॉम्बर्स थे। इसके बूते जर्मन फौज ने 5 दिन में हॉलैंड और 15 दिन में बेल्जियम पर विजय हासिल कर लिया। संयुक्त सेना के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन ये आज भी रहस्य है कि जर्मन फौज ने ब्रिटेन और फ्रांस के लाखों जवानों को सुरक्षित भागने क्यों दिया। वो चाहते तो 3,35,000 सैनिकों को डेनमार्क में मार गिराते। शायद ये हिटलर की चूक थी जो इस जंग में पूरी जर्मनी पर भारी पड़ने वाली थी। 18 अप्रैल 1945 जर्मनी के नाम अपने आखिरी संदेश में जो हिटलर खुद को शांति मसीहा करार दे रहा था, अपने लोगों से कह रहा था कि दुनिया ने जंग उस पर थोप दिया था। वो जंग उसने जर्मनी के गौरव के लिए लड़ी। 12 साल में जर्मनी को आंख दिखाने वाले हर देश को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। वो खुश हो रहा था कि जर्मनी के लोग उसकी बहादुरी की दाद दे रहे होंगे। लेकिन उस रात तो पूरी राजधानी करा रही थी। शहर के अंदर दाखिल हो चुकी रूसी फौज ने उस रात 2 लाख जर्मन महिलाओं का रेप किया। हिटलर को सुबह जब ये खबर मिली तो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया। दूसरे विश्व युद्ध में रूस पहले तो उसका दोस्त था, लेकिन पोलैंड पर फतह के बाद सब कुछ बिगड़ गया। जीत जर्मनी की फौज ने हासिल की थी। दुनिया की नजर में भी पोलैंड में बर्बादी का गुनहगार हिटलर हुआ, लेकिन समझौते में तय हिस्से से ज्यादा जमीन रूस ने हड़प ली। हिटलर तब चुप रहा था, लेकिन रूस ने जब बाल्कन देशों में कब्जे की कोशिश की तो बौखला गया हिटलर। लिथुएनिया से लेकर रोमानिया जैसे तेल उत्पादक देशों पर रूस ने कब्जा जमा लिया। जून 1940 में फ्रांस पर कब्जा जमाने के बाद हिटलर ने रूस पर अटैक का प्लान बना लिया। अपनी आत्मकथा माइन कैंप में हिटलर बरसों पहले ही लिख चुका था कि रूस जैसे देश से उलझना ठीक नहीं। उससे पहले जर्मन बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट की हार का सबक उसके सामने था, लेकिन हिटलर वो सबक भूल गया। रूस पर हमले का विरोध जिस जनरल ने भी की उसे फौज से हटा दिया गया। ये जानने के बावजूद कि 22 जून 1941 के हमले की गुप्त तारीख लीक हो चुकी है, हिटलर ने हमला नहीं रोका। सैनिकों और टैंक की तादाद रूस से आधी होने के बावजूद हिटलर ने रूस पर हमला बोल दिया। रूस पर हमले के दौरान ये कहकर अपनी फौज का हौसला बढ़ाता था कि जर्मन जवान दुश्मन की गिनती नहीं करते, बल्कि जो भी सामने आता है उसे रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। शुरू में हुआ भी ऐसा ही। रूसी फौज ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन 1941 के खत्म होते होते जर्मन फौज मॉस्को की सीमा तक पहुंच गई। रूसी सेना की हरकत बंद हो गई। उसे इंतजार था सर्दी के मौसम का। बर्फीली ठंड के साथ बरसात ने हिटलर की फौज को बेहाल कर दिया। जर्मनी के लाखों सैनिक तो उस बर्फीले तूफान की भेंट चढ़ गए। जर्मनी की हवाई शक्ति तो यूरोप विजय के बाद से ही कमजोर हो गई थी। सेना के टैंक भी जहां तहां फंस कर रह गए, लेकिन हिटलर अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर हिटलर रूस से अपनी फौज वापस बुला लेता तो शायद दूसरा विश्व युद्ध 2 साल पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन हिटलर ने अपनी जिद पर 5 लाख सैनिक कुर्बान कर दिए। अब जर्मनी को बचाने वाला कोई नहीं था। बंकर में बैठा हिटलर इसी एहसास से मरा जा रहा था, लेकिन खुद को इस हालत का जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं था। हाँ, मौत से पहले अपनी मोहब्बत का कर्ज जरूर उतार जाना चाहता था हिटलर। वो मोहब्बत थी ईवा ब्राउन, जिसका जिक्र रेडियो पर पहली बार कर रहा था हिटलर। ईवा के बारे में पिछले 15 साल में सिर्फ कानाफूसियां ही थी। आखिर ईवा ब्राउन से हिटलर का रिश्ता क्या है? 17 साल की मॉडल ईवा ब्राउन हिटलर के पर्सनल फोटोग्राफर हेनरिक हॉफमैन की असिस्टेंट थी। हिटलर उसकी खूबसूरती पर ऐसा फिदा हुआ कि अपने दफ्तर बुला लिया। 2 साल के भीतर ही दोनों साथ साथ रहने लगे, लेकिन रिश्ता इतना गुप्त था कि 1932 के चांसलर चुनावों में भी भनक तक नहीं लगी। इसका सच नाजी पार्टी के गिने चुने लोग ही जानते थे। उन्हें भी ये बात नागवार लगती कि पति की तरह साथ रहने के बावजूद हिटलर ईवा के साथ शादी क्यों नहीं करता।
हिटलर कहता था, मेरी शादी तो जर्मनी से हो चुकी है, दूसरी शादी कर, मैं प्यार खोना नहीं चाहता। ईवा ब्राउन हिटलर का पहला प्यार नहीं थी। उसका पहला प्यार तो अपनी सौतेली बहन की बेटी गेली थी। गेली को अपने संघर्ष के दिनों में अपना घर संभालने के लिए म्यूनिक लाया था हिटलर, लेकिन कई महीनों का साथ प्यार में बदल गया। ये प्यार हिटलर की तरफ से ही ज्यादा था। हिटलर को गेली का किसी के साथ हंसना बतियाना भी खलता था, जबकि वो खुद दफ्तर में ईवा ब्राउन से इश्क लड़ा रहा था। ये बात गेली को पसंद नहीं थी। इसी बात पर एक दिन कहासुनी हुई और हिटलर से नाराज गेली ने सुसाइड कर लिया। तब गेली की मौत से दुखी हिटलर को ईवा के प्यार ने सहारा दिया था। अपनी मौत से पहले जैसे ईवा का वही कर्ज उतार रहा था हिटलर। ईवा का प्यार अब भी इतना गहरा था, ये बात हिटलर का दिल छू गई। 15 बरस के साथ में उसने ईवा को दर्द और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया था, जबकि ईवा ने उसके लिए सारे सपने भुला दिए थे। वो ईवा आखिरी वक्त में हिटलर के साथ मरने आई थी, ख्वाहिश बस एक बार हिटलर की बीवी कहलाने की। हिटलर ईवा से शादी को तैयार हो गया। हिटलर के आदेश पर नाजी गार्ड्स एक पादरी को उठा लाए, जिसने ईवा के साथ शादी की रस्म पूरी कराई। शादी पर कोई जश्न नहीं था। ईवा दुल्हन भी एक रात की ही बन रही थी, लेकिन उसे हिटलर की बीवी कहे जाने का गर्व था। 29 अप्रैल की सुबह हिटलर को खबर मिल गई कि रूस की सेना अगले 2 दिनों में कभी भी उसके बंकर तक पहुंच सकती है। उसने अपने गार्ड्स को सारे गुप्त दस्तावेज जलाने के आदेश दिए। अब हिटलर की तानाशाही हुकूमत का हर राज सिर्फ उसके सीने में दफन था। एक बचा था उसका सबसे भरोसेमंद साथी गोएबल्स, जो अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ उसी बंकर में मौजूद था। हिटलर फिर भी चाहता था गोएबल्स जिंदा रहे और जर्मनी की कमान संभाले, लेकिन गोएबल्स ने तो उससे भी खतरनाक प्लान तैयार कर लिया था। 6 बच्चों और बीवी के साथ उसी बंकर में खुदकुशी का प्लान। 30 अप्रैल 1945 बंकर की आखिरी बैठक में उस सुबह देर से आया हिटलर। उसके साथ हाथ में हाथ डाले पत्नी ईवा ब्राउन भी थी। उसके चेहरे पर पूरी रात नहीं सो पाने की बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन हिटलर सबसे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिल रहा था। दोपहर का खाना भी सबके साथ खाया, लेकिन बातचीत में अंदाज वैसा नहीं था। ईवा को अपने साथ लिए हिटलर अपने कमरे में चला गया। दोपहर 3:45 हिटलर के कमरे में गोली की आवाज से पूरा बंकर सहम गया। उस कमरे से दूसरी आवाज नहीं आई। हिटलर ने वो गोली अपने माथे पर बीचों बीच मारी थी, लेकिन ईवा ब्राउन खुद को गोली नहीं मार सकी। उसने साइनाइड का चॉकलेट खाकर जान दे दी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।